नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम धान की रोपाई और फलदार पौधों की प्रूनिंग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा फल और फूल उत्पादकों पर भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रूनिंग एक ऐसी जरूरत है जिस पर पौधे और फल का भविष्य टिका होता है। अक्सर बागबान हमसे प्रूनिंग को लेकर सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी माटी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। हमने वहां डॉक्टर सोमदेव से बात की। तो आइए जानते हैं कैसे होती है प्रूनिंग। मई के प्रथम सप्ताह में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने कहा था कि समर प्रूनिंग के किस तरह से फलन को क्रॉप रेगुलेशन बढ़ाई सकती है, फल अच्छे लिए जा सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता के फल लिए जा सकते हैं। और विशेषता जब सघन खेती की बात आती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ की आड़ू में करते हैं, तो अब ये हमीरपुर जैसे गर्म क्षेत्र में एक अलग तरह की भौगोलिक परिस्थिति बनती है जो ठंडे के लिए बहुत मध्य पर्वतीय क्षेत्र उससे भिन्न है, और जो मैदानी क्षेत्र है भारत के उत्तरी भारत के जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उनसे भी भिन्न है। तो इसमें अगर हमने जब आड़ू की पैदावार अच्छी लेनी है और उसमें कम से कम इनपुट, एग्रिक इनपुट लगे, जिससे खाद और विशेष तरह से फर्टिलाइज़र का सदुपयोग हो और अच्छी बेरिंग आए और अच्छी गुणवत्ता आए, उसी से रेट मिलना है। तो उसके लिए समर प्रूनिंग की बात की थी। अब समर प्रूनिंग करने का बहुत ही एक उत्तम समय माना जाता है। जून के प्रथम और द्वितीय सप्ताह के आसपास जो है 10, 12, 15, 20 के जून के आसपास इसका समर प्रूनिंग करनी चाहिए। अब दो तरह की प्रूनिंग करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। अब प्रूनिंग करते क्यों हैं समर प्रूनिंग? किसान भाई पूछते हैं कि हम जो सर्दियों में प्रूनिंग करते हैं उस तरह की करनी चाहिए। तो इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह जो ग्रोथ है इसकी, पौधे की जो बढ़वार है, आप देखते हैं कि अगर ना प्रूनिंग करें तो आप देख रहे हैं कि एक एक सूट जो है 2-2 मीटर से 2.5 मीटर बढ़ रहा। तो फल जितना ऊपर पौधा चला जाएगा, सूट चला जाएगा, बेरिंग एरिया, उसका फलन का जो एरिया है वो भी ऊपर चला जाएगा। और उससे क्या है कि आप लकड़ी पैदा कर रहे हैं, तो लकड़ी पैदा करने के बजाय और सीधे जो सूट जाते हैं ऊपर को, उसमें फलन बहुत ही कम आता है और निम्न गुणवत्ता का होता है। तो हमें जो फल मिलते हैं, फल तो सामान्यतः मिलते हैं जो इस एंगल पे आते हैं। जैसे आप यहाँ इस टहनी को देखेंगे तो इसमें फल का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर लेते हैं हम तो उसमें अच्छे फल आते हैं। तो अगर हम इस टाइम अगर इसको बढ़ने देते हैं, इसको हम बढ़ने देते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि केवल लकड़ी पैदा होगी और फल जो आने की प्रूनिंग करते हैं, हम देखा होगा आपने, तो 6-6, 7-7 मीटर पे यहाँ पहुँच जाते हैं जाकर के फार्मर प्रूनिंग करते हुए, और फलन का जो एरिया यहाँ होना चाहिए वो ऊपर पहुँच जाता है। तो इसका लाभ लेने के लिए इसी समय अगर आप प्रूनिंग करते हैं जून के दूसरे सप्ताह के आसपास, क्योंकि अगर आप जुलाई में करेंगे तो आगे ठंड पड़ेगी और फिर बढ़वार नहीं होती है, जो इस पे ऊपर ही अगले साल आपको फल मिलेंगे। तो ये अगर अच्छी नहीं बढ़ेगी तो यहाँ से ग्रोथ रोकेंगे हम, और इसका एनर्जी का फ्लो इनके ऊपर आना चाहिए। जो साइड सूट है, इस साइड के सूट है, अब सीधी टहनी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। एक बात तो आती है, फोटोसिंथेटिक एरिया रहता है। अब ऊपर का आपको कितना पौधा चाहिए? आप ये हाइट है तो 6.5 फुट इतना है, तो 7.5 फुट से ऊपर आपको एक हाई डेंसिटी में प्लांट नहीं रखना चाहिए। अब ये तो आप देख रहे हैं कि 12 फुट और 15 फुट के आसपास पहुंच चुका है। तो इसके हेड डाउन करना होता है। शुरुआत किस तरह से करते हैं आप प्रूनिंग? तो ये ध्यान रखना है कि आपने जो साइड की ब्रांचेज है वो बिल्कुल आपने किनारे कर देनी है, रखनी है। एक किनारे कर देनी जो अपराइट ब्रांचेज है। अब इसमें जैसे इसका है, इसके आप एक दूसरे को सेड नहीं रखनी है। अब एक पुरानी ब्रांच है, इसको आप वही अभी से निकाल देंगे, तो अब इसके ऊपर ये आपको आगे को मिलेगी इस तरह की ब्रांच। इसको करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं आप, अगर यहाँ पर आप 4-5 महीने की ग्रोथ अभी, इनके ऊपर आपने फल लेने हैं, इसके ऊपर फल लेने हैं, इनके ऊपर लेने हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी 50% ग्रोथ आप डाउन कर देंगे जब इतना लंबा सूट है। अब इसके ऊपर आज जो है ये मजबूत आएंगे, इन्हीं के ऊपर आपको फलन मिलेगी। इस तरह के आप ध्यान देंगे। तो इसमें भी आप जैसे ये आया, इसको आप यहाँ से बिल्कुल कट कर देंगे। अब इसमें अच्छी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी, ये आप इसमें है और इसमें दोनों में फर्क है। तो आप इसको आप रिमूव कर देंगे।
अब इस तरह से आप ध्यान देंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जब सूट आया इस साइड में तो ये 2 मीटर के लगभग हो गया। आपको इतना एरिया लेने की जरूरत है, नहीं तो फूट जो है यहाँ चला जाएगा। आपको फल यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चल चाहिए तो आपको ग्रोथ कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी आपको। अब ये अपने आप यहाँ पर जो इंड्यूस हो गए सूट निकलेंगे इसमें, ऑटोमेटिकली एक बहुत ही अच्छी क्रॉपिंग खड़ी होगी। एक तरह से आप देखते चलिए। अब इस पे ध्यान देंगे आप। हाँ, बहुत पक्की लकड़ी इस पे से नहीं काटनी है आपने, जिससे गोंद निकलने की संभावना बन जाती है। तो आप साइड सूट को ज्यादा प्रमोट करेंगे। इसमें साइड को जो निकलने वाले सूट है उनको ज्यादा प्रमोट करेंगे, अपराइट को आप खत्म करेंगे। इसके ऊपर ये बेरिंग एरिया इसके ऊपर आएगा पूरा, इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छा फलन आएगी। इसी को आप लेंगे और इसी को आप बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। जब आपने ब्रांचिंग रख ली तो इसमें नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना होता है इसमें। तो यहीं से आपने कट करना होता है ताकि ब्रांचिंग जो है, अब ये केवल बेरिंग एरिया यहाँ रहा होगा, ताकि वो ब्रांच जो है वो पूरी तरह से फल आएंगे, इसमें पूरे आएंगे। अब इसमें जो है इस तरह से आप जैसे उलझी हुई है ट्रेनिंग, इसको यहीं यहाँ से काट देंगे। अब ये खाली हो गई पूरी पूरी। अब इसमें भी एक ही है, तो ये कौन सी लेनी, ये निकाल देंगे। ये सूखी है, पिछले साल से आगे इसके फल, तो जरूरत नहीं है इसको, इनको निकाल देते हैं। हाँ ठीक। विशेष ध्यान और दिया जाता है कि उलझी हुई टहनी जो है वो नहीं होनी चाहिए, यहीं से आपने काट लेनी है। तो उसमें जैसे अभी यहाँ पर है, जैसे अब मैंने कहा कि आपको पैरेलल टू ग्राउंड या अपवर्ड जैसी रहनी चाहिए, 60 डिग्री के ऊपर रहनी चाहिए, ना कि ऐसे अपराइट रहनी चाहिए। अब ये तो ठीक है इसमें निकाली, लेकिन ये सारे के सारे छाया करेगी। ये भी बीरिंग के लिए आएगी, ये भी आएगी। जब ये एरिया आएगा तो यहाँ पर ये दिक्कत करेगी, तो इनको अभी से आपने रिमूव कर देना है एनर्जी के लिए। तो ये उलझने वाली और जो है ये अनवांटेड फीडिंग एरिया है इनका। इस टाइम एनर्जी फ्लो जो है वो ज्यादा होता है, तो इसको इस तरह से रखेंगे आप। तो जिसकी ज्यादा शेड बना रहा है उस एरिया को थोड़ा सा ओपन करना है। छोटी छोटी टहनी होती हैं, इनको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अदरवाइज इस सर्दियों में आपको निकालने पड़ने, या आपने देखा कि जैसे सूख जाती हैं, तो ये इस तरह से रहेगी। अब ये है इसके ऊपर अपने अब बीरिंग एरिया बनेगा। अब इसके साथ ये उलझ रही है, तो यहाँ से उलझ रही है, तो इसको यहीं से निकाल देना, ये फ्री करने पड़ेगा। तो इसमें ये एक सिस्टम है, इसको आप यहाँ बिल्कुल आप फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है इसकी या भोजन बनाने की वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जैसे ये अंदर को नहीं रखनी आपने साइड को लेनी है सूट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया है। इसमें फूल उत्पादक भी प्रभावित हुए हैं। इन फार्मर्स का दर्द समझने के लिए अपनी माटी टीम गगरेट पहुंची। यहां हमने नामी फार्मर डॉक्टर मुश्ताक से बात की। हिमाचल के किसानों को पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट देने वाले फ्लोरिकल्चरिस्ट डॉक्टर मुश्ताक मोहम्मद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने हिमाचल वासियों को फूलों की खेती करना ही नहीं सिखाया, बल्कि गगरेट में पावड़ा गांव के समीप पॉली हाउस का एक पूरा गांव बसा दिया। आलम ये रहा कि इन फूलों की महक विदेश में भी खूब पहुंची। खैर, कभी फूलों के सालाना 6 करोड़ का टर्नओवर करने वाले डॉक्टर मुश्ताक समेत प्रदेश के करीब 10,000 फार्मर्स को कोरोना ने खूब जख्म दिए हैं। कोरोना वायरस इस बार इस सेक्टर को 200 करोड़ रुपए की चपत लगा गया है। इससे डॉक्टर मुश्ताक आहत हैं। गौर रहे कि डॉक्टर मुश्ताक ने नौनी यूनिवर्सिटी से वर्ष 1993 में फ्लोरिकल्चर में पीएचडी की थी। बाद में इसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट साइंटिस्ट की मिली नौकरी छोड़कर वह एक कंपनी के माध्यम से इजराइल व हॉलैंड से पॉली हाउस की तकनीक लाए। उस समय वह बिलासपुर में प्रदेश का पहला पॉली हाउस स्थापित करने वाले किसान बने थे। डॉक्टर मुश्ताक ने बताया, उन्होंने गगरेट के समीप एक साथ 22 पॉली हाउस लगाकर यहां फूलों की खेती शुरू की थी। उन्होंने गुलाब के अलावा खीरे व शिमला मिर्च की खेती में भी अन्य कई आयाम स्थापित किए हैं। बहरहाल, कोरोना काल में ऐसे होनहार फार्मर्स नुकसान से बेहद आहत हैं। ये मिस्टर मुश्ताक मोहम्मद जी हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था 2003 में। उन्होंने ये पॉली हाउस बनाए थे फ्लोरिकल्चर के लिए। इसमें ये रोजेस, जरबरा, कार्नेशन वगैरह ग्रो करते थे।
पर जब ये पिछले साल कोरोना का आया तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ। कम से कम भी इस प्रोजेक्ट को 3 करोड़ का लॉस हो गया। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा इसको वेजिटेबल की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो इसलिए अब हम थोड़ा वेजिटेबल का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हम कुकुम्बर, कैप्सिकम, मेलन वगैरह उगा रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, अब कोरोना में ये जो मैरिजेस पार्टीज वगैरह नहीं होती तो इसमें फ्लावर्स की डिमांड बिल्कुल नील है। तो हमारे जितने भी थे रोज़ वगैरह वो एक किस्म से लॉस हो गया काफ़ी ना, मार्केट में बिके ही नहीं। तो ये काफ़ी लॉस हुआ। तो अब क्या करना था, फिर इसलिए ये वेजिटेबल की तरफ डाइवर्ट किया गया इसको। फिर पौधे उखाड़ दिए गए वो फूलों के? उखाड़ के उसको बिल्कुल हमने मतलब डिस्कार्ड कर दिया। गुरंग साहब, फूलों में ज़्यादा फायदा था या सब्जी में? क्या किसानों को क्या? फूलों में ज़्यादा प्रॉफिट है, पर अब डिमांड नहीं थी इसलिए हमें थोड़ा सा करना पड़ा था। खैर वेजिटेबल में भी ठीक है, इसमें भी अच्छी इनकम है। जैसे रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम मार्केट में अगर अच्छे टाइम किया जाए तो उसमें रेट अच्छा मिलता है। हिमाचल में कितने किसान हैं जो फूलों का काम ही कर रहे थे? इसमें कम से कम भी 10,000 के करीब तो किसान जुड़े हुए थे पॉली हाउसेज में। अब तो पहले फ्लोरिकल्चर का जो काम कर रहे थे, अब आस्ते आस्ते ये वेजिटेबल की तरफ हो गए। तो इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ होगा हिमाचल की बात करें तो? अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ तक का तो है नुकसान। 200 करोड़ का, क्योंकि यहीं पर ही इसी प्रोजेक्ट में 3 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। हाँ जी। तो क्या हॉर्टिकल्चर वाले या एग्रीकल्चर वाले भी आते हैं आपको, कोई उनकी तरफ से गाइडेंस या कोई मदद? बीच में आते हैं हॉर्टिकल्चर के एम्प्लॉइज वगैरह। अच्छा। विजिट करते हैं, देखते हैं, वो बताते हैं कि इन पौधों को क्या दो अब क्या नहीं। हाँ जी, एक्चुअली हमारे पास जो भी स्टाफ वगैरह सारा ट्रेंड है, उनको पता है कौन सी टाइम में कौन सा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सी करना है, सब पता है। फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी मदद मिलती है। कितना स्टाफ है इस वक्त आपके पास यहाँ? हमारे पास अभी 5 सुपरवाइजर्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, फार्म मैनेजर हैं, और दूसरे इरिगेशन के लिए भी रखे हमने लड़के। बाकी कम से कम भी हमारे पास 100 के करीब जो है लेबर हैं, वो ट्रेंड हैं, उनको सब पता है। मतलब 100 परिवार? हाँ जी। ये माना जाए कुल मिलाकर 150 परिवारों को आप रोजगार दे रहे थे यहाँ पर? 150 परिवारों को आमदन हुई आपको? इसमें हमारा ठीक है, जैसे हम ग्रो करते हैं ना, एक बेल से कम 4 किलो की एवरेज आ जाती है। तो 1 किलो का जैसे खीरे का रेट हमें 30 रुपए के करीब मिल जाता है, 25-30 रुपए के करीब। और जो कैप्सिकम है वो येलो रेड का जब अच्छा मिलता है तब तो 120 के करीब मिल जाता है। और अगर उसको ग्रीन में सेल करें फिर भी 40 के करीब 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। कोरोना काल में फूल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार बागवानों के फूल या तो खेतों में सड़ गए हैं या फिर उन्होंने खुद उखाड़ दिए हैं। मंडी में इस कठिन समय में बागवानों की मदद को आगे आए हैं सीएम जयराम ठाकुर। कोरोना संकट में हिमाचल सरकार की वित्तीय मदद मंडी जिला के बागवानों के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में फल और फूल उत्पादकों को हुए नुकसान और अपनी फसल बचाने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की सहायता दी है। कुमार गांव समलाह ग्राम पंचायत बादशाह का स्थायी निवासी हूं और मैंने जो है कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है ये फूलों का काम शुरू किया है सन 2012 से। तो मुझे हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा बताया गया कि ये ग्लैडुलस की खेती जो है करने के बारे में, तो मैंने जो है फिर ये शुरू किया और इससे मुझे जो है वो अच्छी इनकम सालाना जो है वो हो जाती है। जैसे 8 से 10 लाख रुपए जो है वो साल का जो है इनकम हो जाती है इसमें। और मेरे जो है वो परिवार का खर्चा भी इसी से चलता है। और मैं जो है इन फूलों को दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए सप्लाई करता हूं और जहां से मुझे जो है इसके
अच्छे रेट्स वगैरह मिल जाते हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा भी मुझे समय समय पर जो है वो जानकारियाँ दी जाती है। इसमें जो बीमारी वगैरह लगती है, जैसे कीड़ा, कुछ फंगीसाइड वगैरह जो कई बार बीमारियाँ लगती है, तो इसके छिड़काव के लिए जो है दवाइयाँ मेरे को विभाग द्वारा समय समय पर दी जाती है। और पिछले साल जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो हमको जो है बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ था, तो वह वो फूल जो है बर्बाद हो गए थे खेतों में ही और फेंकने पड़े थे यहीं। तो उसमें जो है हमारी सरकार ने जो है जो मदद की है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद। बागवानी विभाग मंडी के उपनिदेशक डॉक्टर सुशील अवस्थी बताते हैं कि बागवानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डॉक्टर सुशील अवस्थी ने बताया, बागवानों को हर तरह से मदद दी जा रही है। ना मिलने की वजह से उनका फूल जो नहीं बिक पाया, तो प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी विभाग के माध्यम से उनको लगभग 87,75,000 के आसपास जो है वो फूल उत्पादक को राहत दी गई, ताकि जो उनका नुकसान हुआ है या मार्केट नहीं मिलने के कारण या जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स वगैरह थी वो बंद थी, तो उस करके वो अपना फूल मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए। तो और बागवानों को जो है वो सरकार द्वारा राहत इस तरीके से बागवानी विभाग द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादातर कार्नेशन या जरबरा एक हमारी फसल है, साथ साथ में थोड़ा बहुत जो है वो लिलियम, ग्लैडिलस इत्यादि का काम जो है वो मंडी जिला में लोग कर रहे हैं। 224 बागवान जो थे, फूल उत्पादक जो थे, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है सरकार द्वारा। और साथ में जो है वो जो ओलावृष्टि होती है काफ़ी, उससे बागवानी की जो हमारे सेब इत्यादि जो फसलें हैं, गुठलीदार फल हैं या अन्य भी फसलें हैं, चाहे वो आम, लीची इत्यादि जो फल हमारे हैं, उसके ऊपर ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। तो विभाग द्वारा बार बार लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ओला अवरोधक जो जालियाँ होती हैं उनका लोग इस्तेमाल करें, और ओला अवरोधक जालियाँ अगर लगा लेते हैं तो फसल का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो इस योजना के तहत मंडी जिला में जितने भी बागवान हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसमें इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आगे आए हैं, और लगभग 5,94,00,000 जो है वो विभाग ने इसमें लोगों को मदद, असिस्टेंस जो है वो सहायता अनुदान राशि जो है लोगों को दी है। और इसमें प्रदेश सरकार का जो है वो काफ़ी योगदान रहा है, जिन्होंने विभाग के माध्यम से लगभग 6 करोड़ के आसपास जो है वो लगभग लोगों को हमने ओला अवरोधक जालियाँ लगाने के लिए पैसा दिया हुआ है। और इसमें जो है वो लगभग हमने 584 के आसपास जो बागवान हैं हमारे, उनको इसमें सहायता दी हुई है। तो ये एक मतलब बड़ी बहुत अच्छी योजना जो है वो इस जिला में ये लाभ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि लोग जो हैं जिनको ये फल फसलों में कोई भी नुकसान रहता है या उनका खर्चा उसके ऊपर होता है, तो किसान विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड एक भारत सरकार की योजना है, और प्रदेश सरकार भी इसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें अग्रसर है। तो विभाग सभी किसानों बागवानों से हम अनुरोध करते हैं कि जिनको भी जरूरत है वो किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाएं। और उसमें हमने जो है वो जिलावार एक वित्तीय पैमाना जो है वो बैंकों को दिया होता है कि अगर लोगों ने अपना बगीचा मेंटेन करना है या उसकी जो रख रखाव करना है, उसके लिए विभिन्न जो गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए लोग किसान क्रेडिट कार्ड अपना बनवाएं। और उसमें ये रहता है कि बहुत कम इन जो ब्याज की दर है वो लोगों से ली जाती है, और कोई ज़्यादा इसमें जो है वो लोगों से फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करवाई जाती हैं, और इस योजना का लोग लाभ उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बागवानी में जो है उनको काफ़ी काम करने के लिए आसानी रहेगी या सहूलत रहेगी। हिमाचल में इन दिनों धान की पनीरी को रोपने का दौर है। धान के सैकड़ों तरह के बीज हैं। आखिर किस वैरायटी को कब रोपना चाहिए, हजारों किसानों के इस सवाल को लेकर अपनी माटी टीम ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव रेहान ने वहां वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक सरियाल से बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रोफेसर सरियाल। किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। आज मैं आपको धान की रोपाई के बारे में जानकारी दूंगा। धान की रोपाई के लिए उचित समय 15 जून से लेकर 7 जुलाई के मध्य में उन किस्मों के लिए है जो लंबी व बोनी गैर बासमती किस्मों के लिए रोपाई का उचित समय 20 जून से लेकर 30 जून के मध्य में है। रोपाई करते समय ध्यान रहे कि जो पौध 1 महीना पहले हमने नर्सरी में लगाई थी
उस पौध का कैसे चयन करें। जो निचले ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पौध 20 से 25 दिन की, और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पौध 25 से 30 दिन की हो जानी चाहिए। 25 से 30 दिन ऐसी पहचान के लिए जब पौध में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं तो समझिए पौध रोपाई के लिए तैयार है। पौध रोपाई के लिए उखाड़ने के लिए पहले नर्सरी में पानी लगाएं और खड़े पानी में पौध को उखाड़ें। उखाड़ने के बाद जिस खेत में रोपाई करनी है उस खेत में पानी लगाकर अच्छी तरह उसमें हल करके मच कर लें, और जिन किसान भाइयों ने ढैंचा या हरा मूंग हरी खाद के लिए लगाया है उसको खेत में अच्छी तरह मिला लें, और उसके बाद 50 से 70 क्विंटल सड़ा गला गोबर या 5 क्विंटल बर्मी कंपोस्ट खेत में मिला लें। ऐसा करने से धान के लिए नाइट्रोजन की जो रिकमेंडेड 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा है वो आधी रह जाती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और पोटास और फास्फोरस की पूर्ण मात्रा जो है वो रोपाई से पहले खेत में मिला लें। खेत में मिलाने के बाद पौध को पंक्ति से पंक्ति 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएं, यानी बासमती और पचेती किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर। जो लंबी और बौनी किस्में हैं उनमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर पर रखें। एक हील यानी एक स्थान पर कम से कम 2 या 3 पौध लगाएं और पौध को 3 सेंटीमीटर यानी अपनी आधी उंगली जो है वो जमीन में चली जाए उतनी गहराई पर पौध को लगाएं, और पौध को लगाने के बाद खेत में पानी खड़ा रखें। कम से कम 5 दिन तक खेत में पानी खड़ा रहे और ये पानी पौध को उसका 2/3 हिस्सा कवर करे। जहाँ पौध मर जाती है या जहाँ खाली जगह रह जाती है वहाँ 5वें या 10वें दिन रोपाई के बाद पुनः रोपाई करें, और इस तरह पौध लगाने की प्रक्रिया किसान भाई पूर्ण करें समय अनुसार। धन्यवाद। और अब चलते चलते प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े प्रदेश के किसान। प्रदेश में तेज हुई मुहिम। प्रदेश में 1,28,000 किसान ले चुके प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग, दूसरों को कर रहे प्रेरित। बारिश न होने से खेतों में सूखी धान की अर्ली वैरायटी की पनेरी, किसान हुए मायूस। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।